औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान असर की जानिब से प्यार भरा सलाम। और एक और दिन, एक और उमंग, एक और उम्मीद लेकर जब सूरज तुलू होता है तो हम ये कहते हैं कि आज ज़िंदगी में ये करना है, लेकिन हम साथ भूल जाते हैं कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी में आज ये करना। और बिलीव मी कि आंखों देखा हाल मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया, और जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है तो मैं उनसे भी ये शेयर करता चलूँ कि इंसान जो चीज़ मैन्युफैक्चर करता है, यानी इंसान जो चीज़ बनाता है, उसमें कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई खलल, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिसका एक कहते हैं ना कि आंखों देखा हाल कि रमीज़ खान, जिनकी आज तबीयत ख़राब है और वो उनके लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आज वो नहीं आए और थोड़ी सी चीज़ें मिक्सअप हो गई, क्योंकि जब वो आते हैं तो प्रॉपर्ली चीज़ों को देख रहे होते हैं। और उन्हीं के साथ कि उनकी बाइक की चेन जो है वो प्रॉब्लम कर रही थी, बार बार उतर जाती थी। थोड़ा 2-3 जगह से सही करवाया कि सही चलेगी, सही नहीं हुआ। एक दिन हम जा रहे थे तो एक घर के पास उनके हजरत हैं, उन्होंने चेन को सिर्फ टाइट किया और उसके बाद रमीज़ खान ने पूछा कि भाई ये सही चलेगी, तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह अब ये सही चलेगी। और यकीन कीजिए वो दिन आज का दिन 8-10 दिन हो गए इस बात को, अभी तक उनकी चेन जो है वो अपने ट्रैक से रिमूव अप नहीं हुई है। तो जिस चीज़ में भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम आ जाता है वो चीज़ें बड़ी बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती हैं, और इसी पर हमारा ईमान है कि इंशाअल्लाह एक दिन हमें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे सीधे हाथ की जानिब डॉक्टर तारिक मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बिल्कुल जो लोग हमें ज्वाइन इन करते हैं, एक तो रेगुलर हैं, और सेकंड थिंग कि अपनी ही फील्ड में वो अपना एक नाम रखते हैं और अपनी एक मिसाल रखते हैं। तो आपको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर तारिक, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आपका, और मेट्रो और हमारा नाम तकरीबन जुड़ गया। बिल्कुल ऐसा ही है मेट्रो। अच्छा, एक चीज़ होती है कि समटाइम हम कहते हैं ना कुछ शोज होते हैं जो आप लोगों के बगैर अधूरे हैं। इसी के साथ मेरे उल्टे हाथ पे जो शख्सियत मौजूद है, जब पाकिस्तान ने इंडिया को नाक से चने चबवाए, मैं नाक को चने चबा नहीं, नाक से चने चबवाए, और उसका जब हमने चूरा बनाया तो उस पर हमारे मेजर नदीम साहब पेश रहे कि किस तरीके से स्ट्राइक्स होंगी, किस वे से हम कमांड करेंगे और किस वे से हो सकता है किस सिम्त में जाकर हम बात करें। तो मेजर नदीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? वैसे मेरा ये मिसाल सही है कि हमने नाक से चने चबवाए थे, नाक को चने नहीं चबवाए थे। ये बिल्कुल, ये हम नहीं, पूरी दुनिया कह रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इस दफ़ा एक ऐलान और हुआ जो आप लोगों को अभी पता होगा कि इस दफ़ा 1 अगस्त से ही 14 अगस्त की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। पाकिस्तान टेलीविजन ने भी ये ऐलान किया है, और रेडियो पाकिस्तान का भी यही ऐलान है कि हमने जो फतह हासिल की इंडिया के खिलाफ, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। क्या कहेंगे डॉक्टर तारिक, पहले आपसे पूछते हैं। देखिए जी, ये एक ऐसा मेरिकल था, और पीछे हमारे मोहसिन नकवी साहब गालिबन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत सारे मेरिकल्स का जिक्र भी किया कि इंडिया से जो बॉम्ब आ रहे थे वो हमारे एयर बेसिस के ऊपर हिट नहीं किए, साइडों पे गिरे हैं। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मदद शामिल थी हमारी इस नुसरत में, और हम उसके लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ऐसे मार्के में कामयाब किया कि एक यूँ समझ लें कि 10 इंच से आपका 15 गज का मुकाबला हो रहा साइज़ के हिसाब से, ऐसे ही है। और हमें हिम्मत दी अल्लाह ताला ने, हमने उसके ऊपर कामयाबी हासिल की। बिल्कुल नहीं। और तारिक, अगर आपने नमूना भी देखा हो कि अच्छा, एक चीज़ तो ये आर्मी वाले लोग हैं, ये फौज वाले लोग हैं, इन लोगों से तो हम बात नहीं करते, इनकी ट्रेनिंग ही डिफरेंट होती है। मेजर साहब की अगर हम बात करें तो ये तो वो कारगिल की जंग और ये तमाम चीज़ें सियाचिन में पहुंच जाते हैं जहाँ हम सोच भी नहीं सकते, तो इनसे तो बात करना बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है ना। लेकिन आपकी बीइंग अ सोल्जर, डॉक्टर क्या मेजर नदीम, मुझे ये बताइएगा कि जो लाहौर के लड़कों ने ड्रोन गिराने के बाद उसके गिर्द भंगड़ा डाला, वो कैसा लगा आपको? देखिए माशाल्लाह, आपने सारे क्लिप देखे होंगे, ड्रोन के गिर्द जो भंगड़े डालने हैं, ड्रोन कहीं गिरे हैं तो मोटरसाइकिल पे उठा के भी ले गए, ऐसे ही है, कबाड़ियों को बेच रहे तो उन्होंने इनको कोई भी ऐसे इनकी परवाह नहीं की। ये बेसिकली बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मोमिन हैं, ठीक है, तो शहादत है, मतलूब है, मकसूद है मोमिन, तो हम इन चीज़ों से घबराते नहीं है। तो आपने देखा है कि जहाँ जहाँ हमारे फतह मिज़ाइल फायर हो रहे थे जिन मल्टी रॉकेट लॉन्चर से, वहाँ बच्चे बैठे हुए थे और वो नज़ारे कर रहे थे उसके, आपने उसके क्लिप देखे होंगे। तो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक दिलेराना और सोच है और एक दीनी जज्बा है कि शहादत जो और जंग और इस तरह दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ना, ये तो हमारे खून में शामिल है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। और भाई साहब, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक क्लिप मैंने देखा
अच्छा, एक चीज होती है जब हमारे सोल्जर लड़ रहे होते हैं, मैं ऑन एयर ये कहूंगा कि उनका जोश, उनका गुस्सा फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जिस वक्त ओके हो गया कि इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने जो है वो कहा कि अब इसको बंद हो जाना चाहिए सब चीजें, तो मैंने देखा कि फौज गुजर रही थी और एक अम्मा अपने हाथ में चावल की इतनी बड़ी उनके हाथ में प्लेट थी और उन्होंने स्पून लिया हुआ था कि हर फौजी को उन्होंने खुद खिलाया। और क्योंकि अम्मा हाइट में शॉर्टेड थी और हमारे माशाल्लाह जवान लंबे होते हैं, तो वो नीचे बैठकर सब खा रहे थे। मतलब ये मोहब्बत, ये जज्बा है कि जो दुश्मन को नाको चने चबवा दी और फिर जब पाकिस्तान की माँ की बात आई तो घुटनों के बल बैठकर उन्होंने निवाला खाया। तो ये है मेरी पाक आर्मी, ये है मेरी पाक फौज, और मैं जितना भी फख्र करूं कि मैं पाकिस्तानी हूं उतना ही कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे तारिक, आपकी तरफ आते हैं। अब मौसम की अगर हम बात करें तो कुछ अजीब सा मौसम है, मौसम में एलर्जी बहुत आ गई है। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा कॉमनली मुझसे एक सवाल पूछा गया कि आपकी जो लेग जॉइंट्स हैं उसके ऊपर काफ़ी रैश हो रहा है लोगों को, और अच्छा रैश तो नहीं, एक खारिश की भी बात कर लेते हैं कि खारिश करने के बाद जब तक वहां से स्किन नहीं उतरी सुकून नहीं आ रहा और रेड रेड पैचेस पड़ते चले जा रहे हैं, तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, ये बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये थोड़ा समझ लेना चाहिए कि आजकल का जो सीज़न है, रेनी सीज़न कहलाता है, इस सीज़न में अमूमन दाने, खारिश, खुजली बहुत ज़्यादा आम हो जाती है। उसकी कई वजूहात हैं। ह्यूमिडिटी इज़ द मेन फैक्टर। और फिर दूसरी चीज़ है कि आप कराची में, आपको पता है कि पानी की कितनी कमी, तो नहाने धोने का रुझान भी थोड़ा सा उस सेंस में कम हो जाता है। ऐसा ही है। और फिर पसीना ज़्यादा आता है और फिर ह्यूमिड वेदर होता है और फिर बारिश हो रही होती है। बारिश होने के बाद, बारिश में नहाने के बाद फिर जगह जगह पानी इकट्ठा होता है। उसके पानी की वजह से बेशुमार किस्म के जरासीम मार्केट में आ जाते हैं मौसम की वजह से, जिसमें मक्खियाँ तो आपने भरमार देखी होगी, जो विजिबल हैं। जो इनविजिबल है उनका तो काउंट ही कोई नहीं है। तो इस तरीके से स्कैबिस प्लस बहुत सारे एक्जिमा और बहुत सारी स्किन की डिजीज़ इस सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और बढ़ने से मतलब ये होता है कि हर दूसरा बंदा खारिश कर रहा होता है। अब उसमें उसकी डिफरेंट टाइप्स होती है। उसमें एक टाइप, जैसे आपने जिक्र किया, इट इज़ अ टाइप ऑफ एलर्जी। उस एलर्जी में आप देखें, अगर रिंग्स वगैरह बन रहे होते हैं, अमूमन वो फंगस टाइप की निशानी होती है। अब उसमें प्रॉपर मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है। हम एंटी एलर्जिक लेके बैठ जाते हैं, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। इसकी बाकायदा हम लोग ट्रीटमेंट का कोर्स करवाते हैं। अगर वो स्पेसिफिक रिंग टाइप के इन्फेक्शन हो रहे होते हैं और फिर पूरी बॉडी पे बारीक बारीक दाने निकल आएंगे, खारिश हो जाएंगे, इचिंग हो जाएगी, बेचैनी, रात को नींद नहीं आती, उसकी सबसे बड़ी जो वजह अमूमन स्कैबीज़ होती है। रिंग के अलावा अगर बनते हैं, और स्कैबीज़ आपको पता है पूरी फैमिली नीड्स ट्रीटमेंट। मेडिकली तुम पूरी फैमिली को ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 बंदे फैमिली में, 6 तो 6 के 6 को खारिश होगी। एक मेडिसिन लेके जाएगा, दूसरे दिन ठीक होगा, तीसरे दिन उसको सेकंड पर्सन से फिर दोबारा ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती रहती है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। उनको नहीं पता होता हमने करना क्या है। आमतौर पर मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, अगर ऑनलाइन आप लोग ऐसा एक प्रोग्राम करें जिसमें खुदारा लोगों को ये बताएंगे, प्लीज़ डोंट गो टू द क्विक्स। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये है कि फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में रखते हैं, तो सर वो फिर मैं तस्वीरें ले लूँगा, ठीक है। हाँ, पिक्चर सेंड करें। बड़े कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इसके अंदर। कॉम्प्लिकेशंस है क्योंकि उन्होंने जो मुझे दिखाया, उनकी ये लेग्स थी, ठीक है, और इस जगह पर रेड रेड पैचेस बने हुए हैं। अच्छा, वो खारिश के बाद बन रहे हैं, और अगर उन्होंने कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम यूज़ की है तो बेहतर हो जाता है, लेकिन वेरी सेकेंड और थर्ड डे जो है वो उनको फिर दोबारा। इसमें मेरिकल या ब्लेसिंग हमारे लिए ये है कि स्टेरॉइड्स, अगर उनको कोई सी भी अच्छी स्टेरॉइड लोकली एप्लीकेशन के लिए सबसे बेहतरीन, क्योंकि वो हर तरह वो काम कर लेती है। सिर्फ थोड़ी सी अगर नाम बता दें कौन सी। हाँ, उस हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह आती है, हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वो ये कर सकते हैं कि अच्छी लगाना चाहती है तो क्यूटिवेट एक आती है, तो बेस्ट स्टेरॉइड है, और लॉन्ग मतलब ज़्यादा से इस्तेमाल भी नहीं करने पड़ते, मगर हम इसको अवॉइड करते हैं। अगर उनको फौरी तौर पर आराम चाहिए तो एंटी एलर्जिक भी साथ में ले लें। एंटी एलर्जिक से कहो कि टाइमिंग पे उनको एलर्जी खारिश तंग नहीं करेगी। ठीक है। अक्सर ये वैसे वाकई में होता है कि मुझे जो एलर्जी हुई, इस बारे में बात करेंगे क्योंकि ये 6-8 लोगों का और मसला है। हम आते हैं मेजर साहब की तरफ। मेजर साहब, मुझे ये बताइएगा कि कुछ अनासर ऐसे हैं कि कहते हैं ना कि मुल्क के अंदर ही मुल्क दुश्मन भी मौजूद होते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि तो इंडिया से तो कुछ भी नहीं किया, वो वहाँ से ये तो ABCDEFG, मैं उस बारे में बात नहीं करता। और ये वो लोग होते हैं जो हसद करते हैं अपनी मुल्क की फतह से भी। तो मुझे बताएं कि कुछ लोगों ने कहा कि इतनी जल्दी क्यों 14 अगस्त मनाना, तो ये इक़्तिदाम सही है या गलत है? बीइंग अ सोल्जर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, आज़ादी का दिन है हमारा 14 अगस्त। हमें तो पूरा साल इसको मनाना चाहिए, ज़बरदस्त, क्योंकि हम एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें आज इंडिया में मुसलमानों की हालत ज़ार देखनी चाहिए। ऐसा ही है। म्यांमार में मुसलमानों की हालत ज़ार देखनी चाहिए।
और बहुत से ममालिक हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ मुसलमानों की हालत ज़ार देखनी चाहिए। ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खुल के अज़ानें होती हैं, खुल के अपने त्यौहार मनाए जाते हैं, खुल के अपने तमाम जो मजहबी रसूमात हैं उनको अदा किया जाता है। किसी को भी कोई यहाँ पे कदगन और कोई पाबंदी नहीं है। तो ये वो लोग बातें करते हैं जिन्होंने उनको देखा नहीं है। ऐसे आप देखें तो सही कि वहाँ की जो बच्चे हैं जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर के, वो बेचारे के जब पैदा होते हैं और उसके बाद बड़े होते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि हम किधर आए हैं। ठीक है, फ़लस्तीन का हाल ख़ुद देख लें कि गज़ा के अंदर, तो ये आज गज़ा की जगह अगर पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ बैठी होती तो मैं सवाल करता हूँ उन लोगों से, तो क्या ये हाल होता? क्या इसराइल या अमेरिका भी, कोई भी जिनको आप बड़े सुपर पावर कहते हैं, क्या ये हाल करते? सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खुद एक सुपर पावर में खड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको पहचानते नहीं हैं। हम दुनिया में 9वें नंबर पे, वैसे तो 7वें नंबर पे हैं हम न्यूक्लियर पावर। ठीक है, यानी नॉन न्यूक्लियर पावर उनमें हम शामिल हैं दुनिया में। ठीक है, अब देखें 200 मुल्क हैं दुनिया में, उसमें हम सिर्फ 9 मुल्कों में आते हैं। इस तरह मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर हम 12 मुल्कों में आते हैं। दुनिया में 200 मुल्क हैं। अब तो तीसरे या चौथे नंबर पर हम पावरफुल, हमारी जो फोर्स है उस पर आ चुके हैं। हमारी देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप चले चौथे 5वें नंबर की बात ना करें, अंडर 10 भी कर लें, तो मैं बात कर रहा हूँ 200 मुल्क की दुनिया में। ठीक है, आप नाम लेते जाएंगे ख़त्म नहीं होंगे। और पाकिस्तान शुरू के 10 मुल्कों में शामिल है। दिफाई एतबार से हर चीज़ बना रहे हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक, सब मैरीन, आप नाम लेते जाएँ, मैं आपको बताऊँगा हर तरह का असला, क्योंकि हर तरह का मिसाइल बना रहे हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिस मुल्क के अंदर बेहतरीन चल रहे हैं आपके इस वक्त। ठीक है, तो आप उस मुल्क को कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं? और इतनी बड़ी इकॉनमी है हमारी, आप रोडें देखें भरी हुई हैं गाड़ियों से। ठीक है, वो अलग बात है कि ठीक है हमारे मुल्क में बैड गवर्नेंस है। ठीक है, इकनॉमिकली हम वीक हैं क्योंकि हम अपने पैसों में, हमारे मुल्क में थोड़ी करप्शन का एलिमेंट है, वीक गवर्नमेंट है, वीक गवर्नेंस है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको करती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो हमें तो हर रोज़ बनाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत ज़ीशान अज़हर। ओरिजिनल वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ बिल्कुल हम ऑफ द एयर भी डिस्कशन ये कर रहे थे कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसके ऊपर आयरलैंड की अगर आपको मैं बात बताऊँ तो आयरलैंड ने अब एक नया, मैं आज ही पढ़ा था, अब ये तो ज़्यादा बेहतर वही लोग बता सकते हैं जो कि वहाँ पे रहने वाले हैं। सोशल मीडिया पर कुछ खबरें सही होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि फेक होती हैं, लेकिन जो खबर मैंने पढ़ी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये फेक है तो सॉरी, और अगर सही है तो देखिए कि जैसे मेजर नदीम ने कहा कि आप अपने मुल्क की आज़ादी को पहचानें, कि वहाँ पर ये कहा गया है आयरलैंड में कि आपने अगर बुर्का पहनना है तो आपको अलाउड नहीं है, आप जो नॉर्मल एक ड्रेसिंग है उनकी वो करें, और अगर आप ये समझते हैं या समझती हैं कि आपको बुर्का पहनना ज़रूरी है तो आप मुल्क को छोड़ के जा सकते हैं। क्लियर स्टेटमेंट है उनकी। तारिक, आपकी तरफ आते हैं। अब कुछ लोगों को डाई से एलर्जी हो जाती है, मुझे भी डाई की एलर्जी है, मेरी दाढ़ी के बाद पूरे वाइट है मुझे डाई करना पड़ता। डाई के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन डाई जब धुल जाता है 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं पूरे। अच्छा, जब तक उसको बुरे तरीके से खारिज ना की जाए, जब तक उसको फाड़ा ना जाए, वो खारिज बंद नहीं होती। इवन एंटी एलर्जी भी खा ले तो वो कैसे क्योर हो सकती है? देखिए, क्योर तो उसके लिए अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसको होने की तरफ आप रोकें। पहले तो डाई को आप अगर यूज़ करने से पहले एक छोटा सा नुस्खा मैं बता देता हूँ। अगर आप कोई भी हेयर डाई या बेल्ट डाई जो भी आप इस्तेमाल करते हैं मुस्टैच के लिए भी, उसको इस्तेमाल करने से पहले आप अपने कान के पीछे यहाँ और यहाँ दोनों साइड पर थोड़ा सा उसको लगा के सो जाएँ आप, और नेक्स्ट डे या सुबह उठ के आप देखेंगे आपको यहाँ पे किसी किस्म की एलर्जी नहीं है, तो आप उस डाई को यूज़ करें। अदरवाइज लगाने के बाद मुझे हार्ट डाई एलर्जी कर रहा है प्रॉब्लम। हाँ, 90% ही एलर्जी कर रहे हैं, बिकॉज केमिकल बेस्ड होते हैं। तो ये आपको तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है और कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सीवियर होती है। ऐसे ही है, इतनी सीवियर होती है कि हम उसको इंजेक्शन से ट्रीट करते हैं तब जाके वो ठीक होती है। लेकिन आपको ये कि प्रायर टू डाई आप थोड़ा सा कोई भी एंटीहिस्टामिन वगैरह ले लें, लेकिन कोशिश ये करें कि वो डाई यूज़ करें जो डाई आपको पहले यहाँ पर रिएक्शन ना करें। हर एक बंदे के लिए यही है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो इंजेक्शंस वगैरह, उससे वैसे इंजेक्शन से तो नींद भी आती है ना? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, वो अलग अलग आते हैं। एविल वगैरह लगाते हैं, उससे नींद आती है। अगर हम इसको स्टेरॉइड दे देते हैं, वो भी एंटीहिस्टामिन के तौर पे काम करता है। आपको उससे पहले एक इंजेक्शन लगवा लेंगे टू बी वेरी सेफ, तो आपको उससे कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, हमारे पूछ रहे हैं, भाई ने एक सवाल किया है कि अक्सर जब आप रात में सोते हैं तो फील होता है बॉडी में कोई पिंस चुभा रहा है, अजीब सी इचिंग है, बेचैनी सी रहती है, ये एलर्जी जो है, इसको कैसे क्योर किया जाए?
देखें, अगर ये चीज़ परसिस्टेंट है, काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा, तो उसको इट्स नीड टू बी टेस्टेड, उसको हम टेस्ट कराना चाहिए। अदरवाइज उमूमन ये होता है अगर उसको एलर्जी रह रही है, दिन में थोड़ी बहुत खारिश होती है, रात को इस तरह से होता है, तो एज रिलेटेड फैक्टर होता है। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, दोनों के अंदर आपको इस तरह की टिंगलिंग टाइप की चीज़ें महसूस हो सकती हैं। बट इट मैटर्स अपॉन हिस्ट्री। अगर यंग बंदा उसको अचानक कुछ ऐसा कुछ हो गया तो डजंट मैटर, एक आध कोई स्लीपिंग पिल ले ले वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, मुझे दूसरी चीज बताइएगा, आपसे अब दोबारा सवाल मेरा होगा, मैं पहले मेजर साहब की तरफ से आता हूँ कि हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, मैं आपसे पूछूंगा। वैसे आप मुझे ये बताइएगा कि अक्सर कुछ लोग ये करते हैं कि जो मैंने भी देखा, यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं यहाँ झंडा नहीं लगाता, लेकिन मेरे दिल में पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, आई प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। मुझे सिंपल ये बताएं कि लोग झंडा लगा लेते हैं दिल के पास और उसके बाद बुराई कहते हैं, पाकिस्तान तो ये बुरा, इसमें ये बुराई, इसमें ये बुराई, अपनी बुराइयां नहीं देखते। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान बनाने के साथ इलामा इकबाल साहब ने या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहाँ पर ये अपनी स्टेटमेंट में लिखा था कि आपने गुटखा जरूर खाना है, आपने पान जरूर खाना, पी के रोड पर फेंकनी है, कचरा रोड पर फेंकना है? कौन से 14 नकात में तो मुझे कभी नहीं मिला कायदे आज़म के, उसके अलावा कोई नकात हो तो मैंने पढ़े नहीं। देखिए, ये तो आप कह लें कि थोड़ा तरबियत का फुकदान है आवाम में, और पाकिस्तान की जो हैसियत है, वैल्यू, उसको वो अंडरमाइन करते हैं अपने जहन में। उनको आइडिया नहीं है कि आज़ादी की क्या कीमत है, वो किस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ वो आज़ाद हैं, अपनी मर्ज़ी से अपने बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, किसी भी जगह पर जाकर मूवी देख सकते हैं, बैठ सकते हैं, पार्क हैं, हर चीज़ अवेलेबल है उनको इस पाकिस्तान के अंदर। तरबियत का जहाँ तक फुकदान है, तो ये जो हरकतें आपने बताई हैं कि पान थूक देना और ये ज़ाहिर है कि इन लोगों को ये एहसास नहीं है, ये घर की तरबियत का फुकदान है। मैं समझता हूँ कि उनको ये पता होना चाहिए कि ये दीन की तालीमात हैं सारी जो आपने बातें की हैं, और दीन ही कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं एलर्जी वगैरह की भी, इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सारा फैक्टर जो है वो ये सफाई का भी है कि अगर आप सफाई रखते हैं, हमारी फ़ौज में तो हर चीज़ का इलाज यही है कि जनाब अपनी हाइजीन अच्छी रखें और अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ जो है ना वो रखें। तो किसी को अगर कुछ भी है तो हमारा एक ही इलाज है कि जाओ जी ट्रैक पे चढ़ जाओ, जॉगिंग करो और उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। और साफ़ सुथरे रहो, हाइजीन आपकी। हमारे यहाँ दफ्तरों में कोई तसव्वुर नहीं है सुबह बगैर नहाए ऑफिस जाने का, ठीक है? ये पॉसिबल नहीं है कि सुबह आप बगैर नहाए और ऑफिस चले जाएं। इवन ठंड में भी नहाते हैं हम लोग। जो मर्जी हो आपको ऑफिस जाना है, इसलिए आप देखते हैं कि फ़ौजियों को आप देखेंगे कि आपको वो चुस्त नज़र आते हैं, एक्टिव नज़र आते हैं, ठीक है? कि उनकी आंखों में आपको चमक नज़र आएगी। मैंने खुद भी क्योंकि एक्सपीरियंस किया, आई हैव जस्ट पास थ्रू। तो ये चीज़ें आपको बहुत सारी डिजीज़ से भी जैसे बता रहे हैं डॉक्टर साहब, तो वो फिर डिजीज़ को आपके करीब आने नहीं देती। अच्छा मैं सब आप लोगों को भी आपकी कमांड एक ऑर्डर देती थी ना, हमारे भी एक सिपा सलार जो है वो तशरीफ ला चुके हैं हमारे वेपन के थ्रू, जिससे हम फ्रेश होंगे। यहाँ पर साजिद भाई चाय लेकर आए हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे, चाय को एंजॉय करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती स्वभावित ज़ीशान है। नाउ वेलकम बैक, और इसी के साथ साथ हम मौजूद हैं आज जो हैं वो हमारे दो भाई आसिफ भाई और हमारे खुरम भाई बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि थैंक्स टू ऑल द टीम। और भट्ट साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे। भट्ट साहब मैंने भट्ट साहब से कहा, भट्ट साहब कुछ न्यूज़ आ रही है, कहते वेरी ब्रेकिंग न्यूज़। तो मैं कहा भट्ट साहब पढ़ के बताएं, बुढ़ापे में आंखें ख़राब हो जाती हैं, तो आप जवान आदमी आप सामने बैठे हैं तो देख के बताए हाय जो स्माइल आई है इस वक्त, अगर वो स्माइल मैं कैप्चर कर सकता। हम आते हैं डॉक्टर तारिक की तरफ। डॉक्टर तारिक, मुझे ये बताइएगा कि एलर्जी के लिए कौन कौन से बेसिक टेस्ट होते हैं जो कि हम सस्ते और प्रॉपर वाले? देखिए, प्रॉपर से मुराद होता है हमें टेस्ट की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। पहले तो अगर उसको हम टाइमली डॉक्टर से रिव्यू कर लें या कोई प्रिकॉशंस कर लें तो एलर्जी कवर हो जाती है। बस हमारे यहाँ बेड लगी है कि हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। हम टेम्परेली 2 दिन दवा ली, 3 दिन छोड़ दी, 4 दिन दवा ली। ये जो सवाल आया है ये आया देहात से, और उनका ये मानना है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर वो जो नहीं नॉर्मल तिब होते हैं उनके पास भेजते हैं जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कोई ऐसा टेस्ट बता दें ताकि हम जाके देखिए, टेस्ट से हमें इतना पता लग सकता है कि एलर्जी कितनी है, ठीक है? एलर्जी तो डेफिनेटली नज़र आ रही होती, टेस्ट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम सीरम IgE लेवल कराते हैं, उमूमन वो बढ़ा हुआ आता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इसको एलर्जी की कितनी ज़्यादा मिकदार है। लेकिन इसके लिए एक एलर्जन टेस्ट होता है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। एलर्जन टेस्ट में हम ये बता सकते हैं किस चीज़ से एलर्जी है। एलर्जन टेस्ट होता है? जी जी। और पहले जो कुछ पता है, कॉस्टली, काफ़ी कॉस्टली होता है। कराची में भी 2-3 जगह प्राइवेट हो रहा है, लेकिन इस्लामाबाद में फ्री होता है क्योंकि वहाँ तो एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट में वहाँ पे पिम्स इंस्टीट्यूट में ये होता है, लेकिन कराची में मेरे ख्याल फ्री कहीं पे भी नहीं है।
आप इसको कहीं पैसे से करवा सकते हैं, मगर थोड़ा सा कॉस्टली 25,000 लगते हैं इसमें। 1000? हाँ, बिकॉज वो है मुख्तलिफ किस्म के एलर्जेंस होते हैं, क्योंकि वो पूरा एक पैकेज होता है। आपको एलर्जेंस दिए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बॉडी में टेस्ट किए जाते हैं, फिर जिस चीज़ से उसको एलर्जी होती है तो वो एलर्जी की ही उसको वैक्सीन बना के दी जाती है। सही तो वो प्रॉपर मैनेजमेंट इसकी होती है, लेकिन वो सिंपल एलर्जी के लिए, एक्जिमा के लिए नहीं होती, सही। ठीक है ना, सोरियासिस के लिए नहीं होती, फिर बहुत सारी और स्किन की बीमारियां उनके लिए हम नहीं कर सकते, लेकिन सिंपल एलर्जी को ट्रीट करने के लिए हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है और वो प्रिपेयर करके दी जाती है पेशेंट को। ठीक है। डॉक्टर साहब, क्वेश्चन ये है बिल्कुल जी, मैं प्रेग्नेंट वुमेन हूँ और मेरा 7 मंथ चल रहा है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि सीवियर मुझे एंटी फंगल एलर्जी हो गई है। मैं अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से बात करती हूँ तो वो कहती है कि बीबी बर्दाश्त करें, लेकिन अब मैं कितना बर्दाश्त करूँ, मेरी बस हो गई है। तो डॉक्टर साहब से पूछ के बताएं कि मैं क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकती हूँ इवन दो आई एम 7 मंथ प्रेगनेंट। ठीक है, देखिए इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि प्रेगनेंसी में हम अवॉइड करते हैं ओरल मेडिसिन ऑल टाइप्स। ठीक है। अब वो उसमें लोकल एप्लीकेशन के लोशन या क्रीम वगैरह यूज़ कर सकती हैं। उसमें अगर उनको फंगल टाइप की है तो उसमें एक नाम ले लूँ मैं, टर्बिडर में एक ट्यूब आती है, वो लोकल लगा लें, इसका लोशन भी आता है। और अगर फौरी आराम करना चाहते हैं तो टीकोवेट एक लोशन आता है, स्टेरॉइड होता है, लेकिन लोकल एप्लीकेशन में प्रेगनेंसी को ऐसा हैजर्ड्स नहीं होते, लेकिन क्वांटिटी उसमें भी कम से कम रखें, क्योंकि लोकल मेडिसिन में जहाँ भी उनको खारिश है वो लगा लेंगी तो उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और आफ्टर प्रेगनेंसी उसको प्रॉपर ट्रीट करें। अच्छा सर, ये भी पूछा जा रहा है कि अक्सर लोग बोलते हैं कि जब आपको जिस एरिया में, जैसे मुझे यहाँ हाथ पे खारिश है तो लोग बोलते हैं कि डेटॉल से उस पानी को साफ कर लो, तो लेकिन वो तो कोई 3-3 घंटे जलन रहती है, तो इस तरीके से डेटॉल के बारे में आप ये वो तो बाइकआउट है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। सिंपली यूँ समझे एंटीसेप्टिक है, अदर देन इसका कोई रोल नहीं होता। आपको देखें एलर्जी अगर होती तो उसकी बेसिक वजह एलर्जी हो सकती है, लेकिन अगर आपको लोकलाइज एलर्जी है किसी जगह पर, उसको हम लोग स्किन एलर्जी कहते हैं। ठीक है। स्किन इज ऑर्गन ऑफ बॉडी, ठीक है, इसको हम बाकायदा एज ऑर्गन लेते हैं। तो जब स्किन में किसी एक एरिया में, तो उमूमन ट्रॉपिकल जो एंटीहिस्टामिन या कुछ भी दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो ले लें तो ठीक हो जाती है। अगर वाइड स्प्रेड है बॉडी के हर पार्ट में हो रही तो फिर हम उसको ओरली देकर ट्रीट किया जाए। जबरदस्त। नदीम साहब, नदीम आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि जैसे हमारे भाई ने क्वेश्चन किया, डॉक्टर तारिक का क्वेश्चन है, ये मेरा नहीं है, कि वॉर हो रही थी, हम ये कह रहे थे हम ये मार देंगे, हम ये कर देंगे, हमने अपने अंदाज से वॉर को देखा। अच्छा, इनके लिए मैं पहले बता दूं कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी प्रोग्राम में कि ये स्ट्रैटेजी हमें प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे भी फाइटर के लिए फाइटिंग के लिए बैठे हैं, आगे चूड़ियां पहन के नहीं बैठे। तो मुझे ये बताएं कि फिर पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन आप जंग को कैसे देख रहे थे? देखिए, हम एज ए फौजी जब जंग को देखते हैं तो हमेशा हर जंग के बाद उसकी तमाम चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है और उसमें से जो लेसन लर्नड होते हैं, जो आपने उसमें से सबक ड्रॉ किया होता है, कि उसमें से आप अपनी वीकनेसेस को, अपनी शॉर्टकमिंग्स को, अपने फ्लॉज को, कि किस जगह पर आपकी कमी थी, उसको देखा जाता है। जो आपने अच्छे काम किए वो तो ठीक है, वो बाकी दुनिया देख रही है, वो दुनिया के लिए। लेकिन जब फौज अपने तौर पर देखती है तो वो इन चीज़ों को देखती है कि अब हमने आगे इन कमियों को, ये जो हमारी जो वीकनेसेस थी या जिस जगह पे हम वल्नरेबल थे, उसको अब हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे आप ईरान की जंग को देखते हैं अभी अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ, तो आपको बड़ा क्लियर वहाँ नज़र आता है कि ईरान की फ़ज़ाओं में इसराइल के तैयारे या अमेरिका के तैयारे बड़े फ्री मूव कर रहे थे। तो क्या वहाँ पे क्या वजह थी कि उनकी अपनी एयरफोर्स मौजूद नहीं थी। तो एयरफोर्स अगर उनकी मौजूद होती तो इस तरह उनको एयर सुपीरियरिटी का जो उन्होंने एक एलिमेंट अचीव किया था कुछ हद तक, वो नहीं अचीव कर सकते। इसी तरह हमारी भी जो जंग हुई तो उसमें हमने अपनी वीकनेसेस को देखना है। फिर खाली इंडिया के साथ नहीं, हमारे बहुत सारे एनिमी हो सकते हैं फ्यूचर के, हमें उन सब के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है। लेकिन इस जंग से हमें ये सबक मिल जाता है कि भाई आगे फ्यूचर में हमने और क्या चीज़ें कि अपने एडिशन हमने अपने आप को जो है वो ऐड ऑन करनी है, किस तरह से और एज लेना है। देखें अभी इसमें जैसे हमने एज मिला कि हमने बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल फायर किए, ठीक है, और उससे इंडिया के जो है रफ़ाइल तैयारे हमने गिराए, तो ये बहुत बड़ा ही था। तो इस तरह के हम एज लेने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि इंडिया के पास F-35 तैयारे अमेरिका ने ऑफ़र किए हुए हैं, एक उनके पास उधर अब भेजा हुआ भी है चेक करने के लिए उधर। तो हमें चाहिए कि हम फ़ौरन J-35 के लिए पूरी एफर्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर न्यूक्लियर के ऊपर जिस तरह से उन्होंने अमेरिका ने वहाँ बंकर बस्टर ड्रॉप किए,
आपको उसका तोड़ आपके पास होना चाहिए। तो ये खाली एक जंग के साथ आपको अपनी तमाम खामियों पर नज़र डालते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है इसका, और वो एनालिसिस करके उन शॉर्ट कमिंग्स को दूर किया जाता है और उसका हल निकाला जाता है। मिर्जा, मुझे ये बताएगा कि अब जैसे कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, ठीक है, वो इंडिया को सपोर्ट करता है, इसराइल ने इंडिया को सपोर्ट किया क्योंकि जितने भी ड्रोन आए वो तमाम इसराइली साख्ता थे। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को अब इन चीज़ों पर भी काम करना होगा कि हम अगर ड्रोन आता है तो उससे हाई एफिशिएंट ड्रोन कौन सा होगा, तो ये चीज़ों पे काम किया जा रहा है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जितना डिफेंस के अंदर R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, पाकिस्तान में और किसी जगह आपको नहीं मिलेगी। जबरदस्त। ठीक है, हम दुनिया का हर वेपन बना रहे हैं, सबसे बड़ा वेपन भी तो बना लिया, बताइए ना और क्या रह गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ है बड़ा पाकिस्तान के ये एक एहसास भी हासिल है कि जो टैंक की रफ्तार तेज करने का, यानी तेज उसको भगाने का, वो एहसास भी पाकिस्तान के पास है। मैं परसों पढ़ा था, बड़ी एक अचीवमेंट थी। अच्छा, मुझे सब, क्योंकि हमारे पास 2-4 मिनट है, मुझे ये बताएगा, मैंने जो एक चीज़ देखी, ये सही है या गलत है, मुझे अपनी इस्लाह करनी है क्योंकि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया। डॉक्टर, एक आपको भी, कि हमने देखा कि पाक आर्मी, पाक एयरफोर्स ने ये स्ट्रैटेजी प्लान की है, वो हमने टिकटॉक पर भी देखी, मैंने इंस्टा पर भी देखी, मैंने फेसबुक पर भी देखी। इतनी, कहते हैं ना कि वो जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा राज में रखी जाने वाली बात अफशां कैसे हुई, एक चीज़ तो ये। सेकंड, या ये मनगढ़ंत कहानियां थी कि इंडिया को बताने के लिए कि हमारी ये स्ट्रेटजी है, तो ये थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, ये सब फेक न्यूज़ हैं। पहली बात तो ये कि ये मनगढ़ंत कहानियाँ ही हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो सीक्रेसी होती है और जो ख़ासतौर पे पाकिस्तान आर्मी की है, आप आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखिए कि न्यूक्लियर बम हमने 72 से बनाना स्टार्ट किया, और उसका एक एक चीज़ किस तरह से सीक्रेट रखी गई जब तक कि आपने न्यूक्लियर डेटोनेशन नहीं कर दी। और इवन न्यूक्लियर डेटोनेशन का ऐलान भी कर दिया कि जी हम धमाका करेंगे, और उसके बाद कामयाबी से कर भी दिया। तो ऐसा नहीं है। फ़ौज हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह दिफाई निज़ाम है वो बहुत अच्छे, एक तो ये कि सारे एक जैसे प्रोफाइल के लोग हैं, यानी सारे आप देखें कि मेजॉरिटी 99.9% मुसलमान हैं। इंडिया की तरह नहीं है कि वहाँ हर तरह की कम्युनिटी उनकी फ़ौज में शामिल है। एक वहाँ पे जो ना वो गोरखा का नारा लगाता है, एक हैदरी का नारा लगाता है, एक कुछ और नारा लगाता है, ऐसा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बातें फेक हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और यही वजह है कि हमने इंडिया को भी जो ये सरप्राइज़ दिया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए पाकिस्तान को आगे फ्यूचर में प्लान करना चाहिए स्पेस टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि ये चीज़ें अब स्पेस टेक्नोलॉजी फ्यूचर में जो है तमाम चीज़ों को जो है वो उन पर हावी हो रही है। चाहे आपके पास न्यूक्लियर बम हो, चाहे कुछ हो, वो स्पेस से नज़र आएगा, हर चीज़ नज़र आएगी। तो स्पेस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ठीक है, इसी तरह से न्यूक्लियर सबमरीन, इसी तरह से जो लेटेस्ट 5th जनरेशन प्लेन है, एयरक्राफ्ट हैं, ये हमें चाहिए, हमें बनाने भी हैं। टर्की ने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान इंशाल्लाह टर्की के साथ मिलकर, पाकिस्तान का भी एक प्रोजेक्ट अज़म चल रहा है एयरफोर्स का, इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह ने किया तो हम वो भी बनाएंगे। तो ये जल्द से जल्द ये हमने माइलस्टोन अबूर करने, ताकि इससे पहले कि कोई ताकत इतनी बढ़ जाए, जब उन्हें बाहर की जितनी भी ताकत है उन्हें जब ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यार अब तो हम इसको ये हमारे लिए कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, हम इनको आसानी के साथ पछाड़ सकते हैं, तो वो ज़रूर आएंगे आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब आपका ज्वाइन करने का। डॉक्टर तारिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। और जाते जाते मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि अगर मैं अपने फौजी, कोई भी आर्म फोर्स है, मैं उसकी बात करूं तो हम टेक्नोलॉजी से नहीं लड़े, हम जज्बे से लड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस वक्त विद सॉरी अगर मैं गलत हूं मुझे क्लियर करिए, क्योंकि वो डेथ सर्टिफिकेट हाथ से साइन करवाया जाता है। तो मसला ये है कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए अगर आप वीडियो को देखें तो खलबली मची हुई है कि अभी तक पेन क्यों नहीं आया। मतलब आपसे एक मौतनामा आपसे साइन करवाया जा रहा है कि अब आपने आगे जाके शहादत नोश करनी है, लेकिन उसको अगर दूसरे एक्सपेक्ट से देखें तो मौत है। तो हमारे जवानों ने करते हुए लब्बैक का नारा लगाया और बैठकर फतह हासिल कर कर आए, और जिसमें एक राफेल तैयारा हमारी जो पाक एयरफोर्स की बहन है उन्होंने गिराया। तो यही चीज़ है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद हमें कुछ नए मेहमान ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान असर।